जय हिंद। तो चलिए हम सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सीरीज क्या है कि मध्यकालीन भारत के जितने भी क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस ईयर से है बिहार में जितने भी एग्जाम होते पूछे गए हम इसमें क्या कर रहे हैं क्वेश्चन का सबका डिस्कस कर रहे हैं। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि आया केवल क्वेश्चन को टिक लगा दिया और आगे बढ़ गया। अगर वैसे करना रहेगा तो आप वीडियो देख करके आप खुद टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, वैसे कोई फायदा नहीं होने जाना है। ठीक है, तो चलिए हम चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया मेरा क्वेश्चन आज का कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। अब देखिएगा दिल्ली के जो लाल किला है, तो लाल किला कहाँ है, तो कहिए दिल्ली में है, तो वहां पर एक मोती मस्जिद है, तो वो पूछा गया है। तो हमें अब बताइएगा कि दिल्ली के जो लाल किला है इसका लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किला का अगर निर्माण की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण कौन करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और यही लाल किला में एक मस्जिद है, कौन, मोती मस्जिद। ठीक है, अब यही मोती मस्जिद के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, मोती मस्जिद। अब ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बस यही बताना है ना, मोती मस्जिद का निर्माण। तो ये मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था कौन करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। अब देखिएगा ये औरंगजेब जो है, ये औरंगजेब मुगल का ऐसा राजा है जो कितने बार राज्याभिषेक करता है, तो औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक करता है। कितने बार, 2 बार राज्याभिषेक करता है। ठीक है, एक पहला युद्ध करता है धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध कब होता है, तो कहिए 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध होता है। फिर उसके बाद में सामूगढ़ का ये युद्ध करता है। सामूगढ़ का युद्ध भी कब होता है, तो ये 1658 ईस्वी में भी होता है। और इसी दोनों के पश्चात में क्या करता है कि ये 2 बार राज्याभिषेक करता है। ठीक है, अच्छा पहली बार देखते हैं। दूसरी बात अब क्या हो गया कि 1707 ईस्वी में इसका क्या हो जाता है, तो 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब हो जाएगा। अगर किन्हीं बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च कीजिएगा, वहां पे ज्वाइन करिएगा, फिर वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अब देखिएगा बुलंद दरवाजा की पूछा गया है, तो बुलंद दरवाजा जो है ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। ठीक है, बड़ा दरवाजा है, अभी तक में बड़ा दरवाजा है। ये कब इसका निर्माण करवाया गया था, तो 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। क्यों, गुजरात विजय किया था। गुजरात विजय कौन किया था, तो कहिए गुजरात विजय अकबर किया था। जब ये अकबर विजय किया था ना, तो उसके उपलक्ष्य में क्या करता है कि ये फतेहपुर सीकरी में, कहा में, तो फतेहपुर सीकरी में क्या करता है कि एक दरवाजा का निर्माण करवाता है। वो दरवाजा क्या था, बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो अब आप पूछेगा कि क्या फतेहपुर सीकरी में सिर्फ एक ही बुलंद दरवाजा है, नहीं भाई साहब, और भी है। देखिएगा पहला की बात करते हैं तो जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद जो है दिल्ली में भी है, आगरा में भी है। तो दिल्ली वाले और आगरा वाले जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां करवाता है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में है। आपको ये भी बताते चले कि फतेहपुर सीकरी में जितने भी जो निर्माण करवाएगा वो सब का सब अकबर करवाएगा। ठीक है, मरियम का महल की अगर बात करते हैं तो मरियम का महल है, तो मरियम का महल कहाँ है, तो मरियम का महल ये फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीरी महल की बात करते हैं तो ये जहांगीरी महल कहाँ है, जहांगीरी महल भी कहाँ है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, तुर्की के सुल्तान का महल की अगर बात करते हैं, तुर्की के सुल्तान का महल, तो तुर्की के सुल्तान का महल की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है, तो ये है फतेहपुर सीकरी में। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। अब पहले तो देखिएगा ये रज्मनामा को फारसी में अनुवाद किया गया है, तो ये रज्मनामा क्या था, ये शीर्षक था। तो किसका शीर्षक था, तो ये शीर्षक था किसका, महाभारत का। किसका शीर्षक था, तो महाभारत का। अब ये महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, तो कौन अनुवाद करवाया था, देखिएगा अकबर जो था ना, तो जब अकबर था, अब ये अकबर के दरबार में 2 व्यक्ति थे। वो 2 व्यक्ति कौन थे, एक था फैजी और एक था कौन, एक था अबुल फजल। अब ये अबुल फजल दोनों व्यक्ति को बुलाता है, कहता है कि सुनो सुनो भाई सुनो। एक व्यक्ति कौन है, तो एक व्यक्ति है फैजी और दूसरा कौन है, अबुल फजल। अब ये दोनों व्यक्ति को बुलाता है और कहता क्या है कि जो महाभारत है ना उसका फारसी में अनुवाद करवाओ। ठीक है, क्योंकि दोनों जो भाषा विभाग का जो था उसका ये प्रधान था। अब ये क्या करता है कि अनुवाद करवाता है, तो उसका शीर्षक का नाम देता है रज्मनामा। तो पूछेगा रज्मनामा किसका शीर्षक है, तो महाभारत का है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसमें करवाता है, तो ये फारसी में। तो वही समझ में आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं।
अगर बात करते हैं ये रामायण का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो फारसी में किसने किया था, तो ये बदायूनी ने किया था, बदायूनी ने किया था फारसी में रामायण का अनुवाद। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, अभी हमने चर्चा किया है, ठीक है, औरंगजेब के बारे में। 1658 ईस्वी में बका हुआ था कि सामोगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, सॉरी धर्मत का युद्ध हुआ था। दोनों तो मतलब कि सबसे पहले सामूगढ़ का युद्ध होता है, ठीक है, दोनों तो 58 में ही होता है। देखिएगा किसका युद्ध होता है, तो धर्मत का युद्ध होता है। फिर उसके बाद में 1658 ईस्वी में ही किसका युद्ध होता है, तो कहिए कि सामूगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ का युद्ध होता है। अब देखिएगा धर्मत का युद्ध जो होता है ये अप्रैल के आसपास में होता है, एग्जैक्ट डेट याद करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में राज्याभिषेक कर लेता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये 3 महीने के बाद में फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो फिर जब सामूगढ़ का युद्ध जीत जाता है तो फिर ये 1659 ये 1600 कितना 59 ईस्वी में क्या करेगा, तो 1659 ईस्वी में फिर से राज्याभिषेक करता है। तो कितना बार राज्याभिषेक हो गया, तो 2 बार राज्याभिषेक हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मुगल का कौन राजा है, औरंगजेब है, जो कितना बार राज्याभिषेक करता है, 2 बार राज्याभिषेक करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं ये औरंगजेब जो है, ये औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, तो दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम। अब ये दिलरास बानो बेगम का मकबरा कहाँ है, तो कहिएगा कि इसका मकबरा कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है। ये औरंगाबाद कहाँ, बिहार वाले, ना 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 बिहार वाले नहीं, ये कहाँ, तो महाराष्ट्र वाले, ठीक है। अब यही दिलरास बानो बेगम के मकबरा को क्या बोला जाता है, ताजमहल का भद्दा नकल जिसको बोलते हैं, जिसको बीबी का मकबरा भी बोलते हैं, बीबी का मकबरा बोलते हैं। तो बीबी का मकबरा कहाँ किसके नाम पर है, तो यही कौन है, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, राबिया उस दौरानी के नाम से जाना जाता है। तो राबिया उस दौरानी के पूछेगा कि किसके नाम से जाना जाता है, तो यही दिलरास बानो बेगम को, ठीक है। अगर बात करते हैं औरंगजेब की, तो औरंगजेब की एक बेटी थी मेहरू निस्सा। कौन थी, मेहरू निस्सा, मेहरू निस्सा इसकी एक बेटी थी। इसकी बहन जो कौन कौन थी, तो ये बहन की अगर बात करते हैं तो इसकी बहन थी कौन, जहां आरा, ठीक है, जहां आरा। फिर उसके बाद में रोशन आरा, फिर उसके बाद में गौहर आरा, ठीक है। ये सब क्या थी, इसकी बहन थी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगर बात करते हैं ये औरंगजेब का मृत्यु कब होता है, तो 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमें, तो आंसर तो आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा कि औरंगजेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि सूफी जाने जाते हैं, ठीक है। तो सूफी जो जाने जाते हैं, जैसे में सूफी जिस आप पढ़ते हैं जिसमें चिश्ती संप्रदाय, ठीक है, चिश्ती, ठीक है, आपने पढ़ा है ना, जिसमें चिश्ती के बारे में बताया, काफी अच्छे तरीके से हमने बताया था। शेख सलीम चिश्ती के बारे में भी बताया था, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी बताया था। तो ये सब जो है ना, ये सब व्यक्ति, ये सब संत थे। तो ये संत थे, ये एक संप्रदाय का स्थापना किए थे। तो ये किस से संबंधित थे, तो ये मुस्लिम धर्म के संत है, ठीक है। आगे समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चलिए एक बात और बताते चलते हैं, ठीक है, यहीं पे बताते चलते हैं। अगर बात करते हैं ये अजमेर में, ठीक है, ये अजमेर में एक क्या है, तो अजमेर में एक मकबरा है, ठीक है, दरगाह जिसको आप बोलते हैं, दरगाह जिसको आप बोल दीजिए। चलिए भाई, यहाँ किसका किनका दरगाह है, ठीक है, तो शेख सलीम चिश्ती का। किनका है, शेख सलीम चिश्ती नहीं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे सलीम नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती। किनका, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती किनका है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तरह के समझ में सब आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। और शेख सलीम चिश्ती का नाम से ही क्या होता है कि क्या होता है, अकबर को बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो यही शेख सलीम चिश्ती के पास में जाता है, तो उसी के नाम पे क्या करता है कि अपना बेटा का नाम सलीम रख देता है। तो जहांगीर पैदा होता है, तो बचपन का नाम जहांगीर होता है। कि जहांगीर बचपन का नाम क्या था जहांगीर का, तो यही सलीम था, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, तो अभी पहले देखिएगा औरंगजेब का मृत्यु कब होता है, तो कहिए कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु होता है। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है, मुगल साम्राज्य जो है तीव्र गति से अपना सिकुड़ने लगता है, यानी उसकी शक्ति छिन्न होने लगती है। उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं बच पाता है, और उसके अंततः वो मुगल साम्राज्य क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। तो पूछा क्या गया है कि पश्चात किस नेता ने नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हो गया, क्योंकि जैसे जैसे एक क्षेत्र का उदय होता है ना, तो दूसरे क्षेत्र का क्या होता है,
अंत होता है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का क्या हो रहा था, अंत हो रहा था। तो आसपास के जो और भी जो थे जो राज्य थे वो क्या हो रहे थे, उदय हो रहे थे। तो उसी में जजायु का युद्ध होता है, ठीक है, जजायु का युद्ध। जजायु के युद्ध में क्या होता है कि ये चूड़ामल जो है, ये चूड़ामल विजय करता है, ठीक है। अब ये चूड़ामल काफी तीव्र गति से आगे बढ़ता है, ठीक है। इस समय जो ये औरंगजेब जो था ये काफी मजबूत शासक हुआ करता था क्योंकि मर गया था। तो फिर यही जो है जाट जो है ये क्या होता है, काफी तीव्र गति से आगे बढ़ता है, ये शक्तिशाली हो जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी। अब देखिएगा दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत पर 1206 ईस्वी में कौन सा वंश बैठा था, पहला वंश, तो कहिए कि गुलाम वंश बैठा था। अब यही गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था, तो बोलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि 1210 ईस्वी में क्या खेल रहा था, पोलो खेल रहा था, और 1210 ईस्वी में पोलो खेल रहा था तब ये बेचारा निपट जाता है। फिर उसके बाद में कौन बनता है, तो कहिए कि आराम शाह। तो आराम शाह कुछ समय के लिए रहता है, फिर उसके बाद में कौन बनता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या होता है कि वहां का दिल्ली का सुल्तान बनता है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित कर लेता है, दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। और ये ऐसा व्यक्ति होता है जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाता है। कैसा, तो पूछेगा कि शुद्ध अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो यही इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। ये अपने राजधानी लाहौर से कहाँ कर लिया था, दिल्ली कर लिया था। और ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, नहीं किया था। अब ये क्या था कि ये 1236 ईस्वी में ये बेचारा निपट जाता है, ठीक है, 1236 ईस्वी में ये बेचारा निपट जाता है, ठीक है। अब 1236 ईस्वी में निपट जाता है तो इसकी बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। अब ये रजिया सुल्तान क्या होता है कि यहाँ का शासिका बनती है और प्रथम और अंतिम भी होती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक, पहले बात करते हैं तुगलक वंश। तो ये तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था, तो कहिए कि ये गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक किससे मारने के बाद में, यानी खुसरो शाह को ये लपेट दिया था, किसको, तो खुसरो खिलजी जो था ना, खुसरो खिलजी, खिलजी वंश के बाद ही तो आता है ना। देखिएगा समझा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिएगा पहला में गुलाम वंश, फिर उसके बाद में खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश, फिर उसके बाद में तुगलक वंश, बस तो यही तुगलक। तो खिलजी में कौन सा था, ये खुसरो खिलजी था। अब इसको निपटा देता है कौन, तो गयासुद्दीन तुगलक हरा देता है, मार देता है। फिर उसके बाद में तुगलक वंश का स्थापना कब करता है, तो 1320 ईस्वी में क्या करता है कि यह स्थापना करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बोला क्या गया है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। अब देखिएगा मंगोलों के वंशज, ठीक है, मंगोल के बोल रहा है, ठीक है ना, वंशज मुगल, ये देखिएगा। अब देखिएगा मुगल के, देखिए पहले मुगल में स्थापना किसने किया था, मुगल का। तो मुगल की स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना किया था बाबर। तो बाबर जो था ना, ये बाबर, बाबर का पिता जो था, पिता और माता, माता जो पिता जो था ना, ये पिता तैमूर वंश से था, ठीक है। और माता जो था कौन से वंश से था, चंगेज से था, चंगेज वंश से था, ठीक है। तो यही पूछा क्या गया है कि मंगोल के वंशज मुगल, ठीक है, कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये मूल निवासी, अब देखिएगा, अब हम बताते हैं, मैप थोड़ा सा ले लेते हैं इंडिया का। ये इंडिया का मैप है। अब ये अफगानिस्तान पर शासन करता है। तो ये जो हिंजा यहीं का तो निवासी होगा, तब तो ये आसपास के एरिया पर क्या करता है कि शासन करता है। अब यही एरिया कहता है, तो ये एरिया कौन सा कहलाता है, खुद देख करके दीजिए, मध्य भारत, मध्य यूरोप, यूरोप कहाँ से आ जाएगा, खत्म, मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। अब देखिएगा हुमायूं का मकबरा के बारे में पूछा गया है। तो हुमायूं जो गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में बैठा था, क्योंकि बाबर का मृत्यु होगा तब तो बैठेगा। अब 1530 ईस्वी में बैठा था, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है, फिर ठीक है, अब फिर 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। उसके बाद में इसकी गद्दी खत्म हो जाती है। फिर 1555 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, 1555 ईस्वी में क्या होता है कि पुनः गद्दी पर ये बैठ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद 1556 ईस्वी में क्या होता है कि ये गिर के मर जाता है, ठीक है। जब गिर करके मर जाता है, कहाँ से, दीन पनाह भवन एक महल था, उस पे सीढ़ियों से गिर करके ये व्यक्ति मर जाता है।
तो नेलपुल एक इतिहासकार है, वो कहता है क्या कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता हुआ रहा और लड़खड़ाते हुए मर भी गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है। अगर बात करते हैं इसका मकबरा किसने बनवाया था, तो इसका मकबरा जो बनवाया था इसकी पत्नी ने बनवाया था। लेकिन अगर हम ऑप्शन पर देखते हैं तो इसको ऑप्शन पे इसकी पत्नी का नाम नहीं दिए हुए है। ठीक है, ये सब शासक का नाम दिए हुए है, तब कि उसी के शासन काल में बनाया गया था, तो अब नहीं दिए हुए है तो आगे यही पे मान करके चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके बाद हुमायूं के बाद कौन आता है, अकबर ही बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु है, तो कहिए कि 10वें गुरु है। अब ये 10वें गुरु हैं, तो इनका जन्म कब होता है, तो कहिए कि 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो कहिए कि कहाँ होता है, तो ये पटना में होता है। ठीक है, अब ये जो बातें बोलते हैं इनका जो कहा किस बुक में लिखा गया है, तो एक पुस्तक है, कौन सा, ये दसम ग्रंथ, ये पवित्र ग्रंथ की है। ठीक है ना, ये दसम ग्रंथ जो है ये पवित्र ग्रंथ है, तो इसको थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं। दसम ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो ये पवित्र ग्रंथ है, तो इन्हीं में इनकी बातों को, वाणियों को क्या किया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, दसम ग्रंथ में याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, दसम ग्रंथ में सब उनके बातों को, वाणियों को जो बोलते थे उसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब होता है, तो 1708 ईस्वी में, यानी औरंगजेब के मृत्यु के 1 साल के बाद। तो कहाँ में होता है, तो ये नांदेड़ में होता है। ये नांदेड़ कहाँ पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि खालसा पंथ का स्थापना किया था, तो 1699 ईस्वी में क्या किया था, तो खालसा पंथ का स्थापना किया था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि पाहुल प्रथा का शुरुआत किसने किया था, तो पाहुल प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया था, कौन, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ठीक, क्या बोला गया है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था। अब देखिएगा, पहले दिल्ली, अभी हमने बात किया कि 1320 ईस्वी में दिल्ली में एक वंश का स्थापना हुआ था, वो वंश कौन सा था, तो तुगलक वंश था। अब ये तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था, तो कहिए कि गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अब ये गयासुद्दीन तुगलक जो है कब मर जाता है, तो 1325 ईस्वी में ये मर जाता है। इसके बाद 1325 से लेकर के 1351 तक में कब कौन रहता है, तो यही मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, एमबीटी रहता है। ठीक है, अब ये एमबीटी रहता है, तो ये काफी ज्यादा पढ़ा हुआ जो सुल्तान है, जिसे इसे पागल सुल्तान भी बोलते हैं। ये 10 से 15 साल अपने जो भविष्य की बातों को ये खुद जान लेता था और ये काफी ज्यादा प्रयोग करता था। कहा जाता है कि ये दिल्ली की जो सत्ता है, यानी सल्तनत का कल का ऐसा ये है राजा, जिसके साल में उन्नति भी होता है और क्या होता है, ह्रास भी होता है। क्योंकि बहुत से क्षेत्र, जैसे में आप बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य को देखिएगा, तो विजयनगर की अगर बात करते हैं तो 1336 ईस्वी में ये अलग हो जाता है, फिर बहमनी साम्राज्य भी जो होता है इससे क्या होता है, अलग रहता है। ठीक है, तो कब तक अलग हो जाता है, तो 1347 ईस्वी में ये अलग हो जाता है, जिसका स्थापना कौन करता है, हसन गंगू करता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, तो यहाँ पे करता है हरियर और बुक्का नामक व्यक्ति ने करता है। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देना है, ये सब चीज का नहीं। तो ये सब भी तो जरूरी है, तो हाँ बिल्कुल जरूरी है। अब देखिएगा, एक व्यक्ति था मोरक्को का, मोरक्को का एक व्यक्ति था, कौन, तो इब्न तूता। कौन था, इब्न तूता। इब्न तूता जो था, इसका एक पुस्तक था क्या, रेहला। ये रेहला इसका पुस्तक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। और ये भारत की डाक व्यवस्था का विचित्र वर्णन करता है। ठीक है ना, तो पूछेगा कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है, तो यही रेहला में किया गया है। यानी ये काफी अचंभव इसको लगता था कि अरे हम चिट्ठी यहाँ पे डालते हैं, वहां पहुंच जाता है, वहां का आदमी देख लेता है, इसे अभी काफी अचंभव लगता है। खैर अभी तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन जिस समय सोच के देखिए कि जिस टाइम नहीं था किसी को जानकारी, तब उसको अचंभव लगेगा ही। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये व्यक्ति कौन था, तो इब्न तूता था। अब ये इब्न तूता जो था, ये दिल्ली का ये काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब न्यायाधीश होता है। ये कौन नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर उसके बाद में इसको चीन में राजदूत बना करके भी भेजा गया था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपके सामने, इब्न तूता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मोहम्मद गवान, ठीक है, अच्छा देखिए, मोहम्मद गवान डॉट 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 के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। देखिएगा, ये सब चीज तो खैर वन लाइनर है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। मोहम्मद गवान की अगर बात करते हैं, तो अभी हमने चर्चा किया कि बहमनी साम्राज्य,
ये बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो कहिए कि 1347 ईस्वी में। कौन किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, किसी नाम, या इसको हसन गंगू कह सकते हैं। अब देखिएगा, ये जब स्थापना करता है तो इसी के बहमनी साम्राज्य में एक व्यक्ति है, कौन? मोहम्मद गवान। अब ये मोहम्मद गवान है जो काफी विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, ये मैथ भाषा ये सब का बहुत सारा अच्छा ज्ञान इसको है। तो ये बहमनी साम्राज्य में ये वजीर के पद पर भी रहा था, ठीक है। तो कौन से साम्राज्य में? बहमनी साम्राज्य में। तो अब देखिएगा ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, कश्मीर में का नहीं, मैसूर में का नहीं, बहमनी साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। पूछा क्या गया है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अब देखिएगा शेर शाह सूरी की बात करते हैं, तो सूरी वंश का यह स्थापना कौन करता है? तो कहिए कि शेर शाह सूरी। अगर बात करते हैं शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इसे क्या था? तो फरीद था, ठीक है, बचपन का नाम किसे था? ये फरीद था। अब देखिएगा ये शेर शाह जो है, ये शेर शाह का मकबरा की अगर बात करते हैं तो ये मकबरा से पहले हम पहले कुछ जो इसकी जो उपलब्धियां हैं वो हम बता देते हैं, ठीक है, आपको भी ठीक लगेगा। अगर बात करते हैं तो ये 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध करता है और हुमायूं को हरा देता है, ठीक है। फिर 1540 ईस्वी में ये कन्नौज का युद्ध करता है और हुमायूं को हरा देता है। और फिर 1540 से 45 ईस्वी तक क्या होता है कि दिल्ली की गद्दी पर ये बैठता है, ठीक है। ये अफगान शासक है, ध्यान दीजिएगा, ये अफगान शासक है, दिल्ली की गद्दी पर क्या करता है? ये बैठता है। इसका अंतिम अभियान की अगर बात करते हैं तो इसका अंतिम अभियान कौन था? तो अंतिम अभियान था कालिंजर अभियान। ये कालिंजर अभियान को जीतने के क्रम में क्या होता है कि उक्का नामक अग्नि जो शास्त्र था वो चला रहा था और उसी से क्या होता है, ये व्यक्ति झुलस जाता है, फिर उसके बाद मर जाता है। तो कलिंजर का राजा कभी कभी पूछा जाता है, तो कलिंजर का राजा कौन था? तो ये कलिंजर का राजा था कीरत सिंह था, ठीक है। अब पुराने घिसे पीटे सिक्के को ये बंद करवा देता है, फिर उसके बाद में चांदी का रुपया, क्या चांदी का रुपया और किसका? तांबे का टंका जारी करता है, तांबे का टंका जारी करता है, ठीक है, टंका जारी करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। पट्टा एवं कबूलियत प्रथा प्रारंभ करवाता है, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा कौन प्रारंभ करवाता है? तो यही शेर शाह सूरी प्रारंभ करवाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसको बेटा पर उतना विश्वास नहीं था, इसलिए ये क्या करता है कि जीते जी क्या अपना मकबरा बनवा रहता है कि पता ना बेटा कैसा बनवाएगा नहीं बनवाएगा। तो ये सासा राम में क्या करता है? ये अपना मकबरा बनवाता है, ठीक है। तो जाइएगा, बिहार का एक जिला है, देखिएगा काफी खूबसूरत जिला है, ठीक है। तो पूछेगा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं तक थे। तो वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल भाई अभी काफ़ी छोटा है। अगर सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तब दिखा सकते हैं, अगर नहीं तब कोई बात नहीं है, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर अमल करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।